बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम लोग को जुमा मुबारक। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर एक कल के रिमार्क्स जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब काजी फाइज साहब के, उनके ऊपर बात करना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो लोगों ने कुछ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ लिया, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी समझा तो भी वो उसके ऊपर रद्द अमल बड़ा जस्टिफाइड है। सेकेंडली, इलेक्शन कमीशन कैसे तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुलकर पार्टी बना हुआ है, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। आगे फाइनली जनाब कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर हुए जिन तहरीक इंसाफ के लोगों की, कुछ उनकी बात करते हैं और उनके मद्दे मुकाबले इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है। दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। लेट्स स्टार्ट विद, आपको पता है कि कल जनाब 62-63 के ऊपर केस की समाअत जारी है कि ताहयात नाअहली और क्या 5 साल की नाअहली होगी और स्टफ लाइक दैट। वो कल भी मैंने उसके ऊपर बात की और उसके ऊपर दो मुतजाद आ रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर के नाअहली ताहयात होनी चाहिए और कोई कहता है कि 5 साल के लिए होनी चाहिए। चलिए, वो हर बंदे का अपना अपना व्यू पॉइंट है, हर बंदे की अपनी अपनी अप्रोच है। लेकिन उसमें एक बहस जो जिसका आगाज कर दिया गया कि जनाब देखिए, पब्लिक ऑफिस होल्डर जो है उसको तो ताहयात नाअहल होना चाहिए। मेरा उस पर मानना ये है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर अपनी सजा मुकम्मल करके आए, उसके बाद फिर पब्लिक ऑफिस होल्डर जो पॉलिटिशियन है उसने जनाब लोगों के वोटों से ही इलेक्ट होना है दोबारा। अगर उसको लोग मुस्तरद कर देते हैं, मैं मिसाल देता हूँ, जिस तरह के भी नवाज शरीफ साहब की सियासत जो है वो बड़े टफ टाइम से गुजर रही है, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं है, तो वो अहल हो ना अहल हो क्या फर्क पड़ता है, असल अहली ना अहली जो है वो लोगों ने करनी है। बट दैट्स नॉट द पॉइंट है। कल काजी फाइज़ साहब ने रिमार्क्स दिए जनाब के लोग ये जलसे जुलूस और प्रोटेस्ट के अंदर पाकिस्तान को होस्टेज बना लेते हैं और होस्टेज बनाने के बाद फिर माफ़ी भी नहीं मांगते और फिर से इलेक्शन भी लड़ते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे जो लोग थे उनका ध्यान चला गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ के। गालिबन काई साहब ने ये रिमार्क्स या काई साहब ने ये अलकाबात या काई साहब ने ये जुमले जो है ये तहरीक इंसाफ के लोगों के बारे में बोले हैं कि 9 मई के वाकयात या उससे पहले धरने या उससे पहले प्रोटेस्ट शायद उनकी बात की है। ज़रा उस पर गौर करने की ज़रूरत है। ये काई साहब ने बात की है फैज़ाबाद कमीशन, फैज़ाबाद धरना, एक दीनी मजहबी जमात जो है उनके बारे में कि कैसे उन्होंने मुल्क बंद कर दिया वहाँ पर बैठ कर एंड एवरीथिंग। बट मेरी कहानी या मेरा इसके ऊपर जिस तरह मैंने इसको परसीव किया है, कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी दीनी मजहबी जमात हो, क्या वो आपके मुल्क के सिक्योरिटी इदारों से ज़्यादा ताकतवर थी? काई साहब, आप बात करते हैं कि उन्होंने पूरे मुल्क को होस्टेज बना लिया था, तो क्या आपके सिक्योरिटी इदारे तब इनको कंट्रोल नहीं कर सकते? कोई भी हो, ये पीटीआई हो, ये पीएमएलएन हो, ये वही सियासी जमात हो, क्योंकि मैं उनका नाम ही ले सकता, वो नाम लेने के नाम भी उनका डिजिटल मीडिया के ऊपर उस दीनी मजहबी जमात का बैन है, सो मैं उनका नाम ही ले सकता, यू नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। तो क्या ये तमाम लोग पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों से मजबूत हैं? या क्या जब ये फैजाबाद में इकट्ठे हुए थे तो कोई 10 करोड़ लोग थे वहां पे इकट्ठे हुए? सवाल वो कीजिए कि जो करने वाला है, सवाल उस तरफ लेकर जाइए। अपने रिमार्क्स और अपने जो आपके जुमले हैं वो बड़े कीमती हैं, तारीख में लिखे जाएंगे। अगर आपको लगता है कि लोग इन्वॉल्व थे इनके अंदर तो पॉइंट आउट कीजिए, सुनिए केस, उनको बुला लीजिए, सबको उनको भी बुला लीजिए कि आप भाई किसके कहने पे वहां पे गए थे। और फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप पुरअमन एहतजाज अगर पुरअमन एहतजाज हो तो आप उसके लिए ये कहो कि जी एक सियासी जमात ने यरगमाल बना लिया मुल्क को कोई यरगमाल नहीं बना सकता। इस मुल्क को मुल्क के शहरी ही यरगमाल बना सकते हैं। रही बात रिपेंटेंस की, आप कह रहे हो कि जी कोई वो शर्मिंदा नहीं है, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी, तो जनाबे वाला जिनका केस आप लड़ रहे हैं, सॉरी टू से दैट, कि जिन लोगों का केस आप लड़ रहे हैं कि जी ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए, क्या उनमें से किसी एक बंदे ने भी शर्मिंदगी का इजहार किया? क्या कोई आपके सामने आकर उन्होंने कहा जी हमें माफ़ कर दें, हमसे गलती होगी, हम दोबारा नहीं करेंगे? आपके दौरे मायार, हम सॉरी टू से दैट, कि दौरे मायार की समझ नहीं आती। क्या नवाज शरीफ साहब गए, वो गड़गड़ाए आपके काजी साहब आप ही मेरी आखिरी होप है, मेरे से गलती कोताही होगी, मुझे एक दफ़ा माफ़ कर दें, आइंदा के बाद मैं पाकिस्तान के साथ ये नहीं करूँगा। मुझे नहीं पता उसका कि आपके पास कोई आया या नहीं आया, मुझे नहीं पता कि जहांगीर तरीन आपके पास आए या नहीं, मुझे नहीं पता कि पूरे पाकिस्तान से जो फॉर लाइफ डिसक्वालीफाइड लोग हैं वो आपके लिए आए या नहीं आए। लेकिन आपका रवैया जो है ये सिंगल आउट करता है लोगों को, ये सियासी जमातों को का सब सिंगल आउट करता है, एंड दिस इज नॉट अप टू द मार्क। ये जो अप टू द मार्क भी नहीं, इसके लिए क्या कोई प्रॉपर लफ्ज होना चाहिए कि हाँ आपके शयान शान नहीं है, आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप हर चीज़ के अंदर आके कुछ इस तरह के रिमार्क्स दे जाते हैं कि जो चुपते आपके नाम अपने नाम के साथ काजी लगता है, बिरादरी या कबीले की मुनासबत से लगता है, आपके साथ बैठे हुए सरदार तारिक साहब के नाम से सरदार लगता है, लतीफ़ खोसा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करने आपके सामने आते हैं तो आप ले दे जाते हैं उनको कि ये सरदार क्या है, ये नवाब क्या है, ये क्या है। आई थिंक थोड़ा सा ज़्यादा कंसिडरेट होना चाहिए काई साहब को। आई थिंक थोड़ा सा उनको मज़ीद गौर व गौज़ करना चाहिए अपने रवैये के ऊपर, वरना फिर लोग तो बातें करते ही रहते हैं। आगे चलिए, आज जुमा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छा दिन, मतलब अच्छा दिन, वैसे तो कोई ऐसा बेहतरी नहीं आ रही कहीं पर भी, लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान जो हैं जिनके नीचे से आरोज ने कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए थे,
उनमें से बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनके आज कागजात नामजदगी अपीलेट कोर्ट से और ऊपर वो ट्रिब्यूनल से जाके हो रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं। लाइक PPAT से शाहपुर से चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल साहब के कागजात नामजदगी ट्रिब्यूनल से मंजूर कर लिए। इसी हल्के से नवाज शरीफ साहब की साहबजादी मरियम नवाज साहब इलेक्शन लड़ रही हैं। आगे चलिए तो MPA अब्दुल्ला वैस साहब जो थे PP 243 से, और इनके खैर मुस्तरद हो गए। सिंध हाई कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख, अरसलान खालिद, इन तमाम लोग के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। अब इसके ऊपर मंजूर होने के अंदर भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आ रही हैं। एक ट्रिब्यूनल कोर्ट के जज साहब ने कहा, उन्होंने कहा यार वो क्या एतराज़ तुमने लगाए, एतराज़ तुम्हें बाद में पता चले कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद, तो फिर खुद ही उन्होंने कहा हाँ तुम्हें बाद में बताया गया होगा कि ये एतराज़ इसके ऊपर लगाने हैं। मतलब खुल के बात हो रही है कि कागजात नामजदगी क्यों और कैसे मुस्तरद हो रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए ट्रिब्यूनल्स में जाकर एक्सेप्ट हो गए, पिछले चंद दिनों से देखा हमने कि एक स्प्री है, प्रॉपर एक पैटर्न आ रहा है कि तमाम लोगों के कागजात तकरीबन एक्सेप्ट होते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके आगे इलेक्शन कमीशन भी अब मीटिंग कर रहा है। मैं आपसे मुखातिब हूँ तो इलेक्शन कमीशन में भी लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं और उन्होंने भी फैसला किया है कि जनाब वाला इंज नहीं असी जावांगे, हम भी हाई कोर्ट जाएंगे, हम जाकर इनको चैलेंज करेंगे। सो एक प्रोसेस को डीरेल करना है, प्रोसेस को अब मुझे नहीं समझ आ रही इसके लिए क्या क्या इलेक्शन कमीशन की साइंस के पीछे क्या है। लेकिन बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खुला के पार्टी बना हुआ है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किस हद तक इसको ड्रैग करना चाहते हैं, किस हद तक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंटी जाना चाहते हैं। फिर यहाँ से ये भी इंप्रेशन आएगा, जो मेरे जैसे नाकिसुल अकल लोग हैं उनके लिए ये भी इंप्रेशन डेवलप होगा कि तहरीक इंसाफ को ऑन मेरिट्स ग्राउंड के ऊपर ट्रिब्यूनल से, जजेस से, जुडिशरी से इंसाफ मिल रहा है और इलेक्शन कमीशन जुडिशरी के पैरामीटर्स या जुडिशरी के जो मेरिट्स हैं उनको नहीं मानता और वो फिर से तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाना चाहता है। ये एक अलग सी बहस है और इसके ऊपर बात आई थिंक ज़रूर की जानी चाहिए। लास्टली मारक बलोच साहिबा, इस्लामाबाद में इस सर्दी में धरना, मैं लाहौर का रिहायशी हूँ, लाहौर में ठंड का ये लेवल हुआ पड़ा है कि यकीन माने लगता है साइबेरिया में आ गए हैं आजकल, इतनी ठंड पड़ रही है। तो उस सर्दी में खुले आसमान के तले 80-80, 85-85 साल की खवातीन और 3-3 साल, 2-2 साल के बच्चे जो हैं वहाँ स्टार्ट होता है 80-85 साल की उम्र तक वो धरना दिए बैठे हुए अपने प्यारों के लिए। मैं नहीं कहता कि उनकी तमाम मुतालबात बहुत जायज़ होंगे या वो जो चाहते हैं, जो कहते हैं रियासत उनके लिए मिनवन अमल कर दे। मैं सिर्फ एक चाहता हूँ कि उनसे बात की जानी चाहिए, उनसे बैठिए, उनसे निगोशिएट कीजिए, मुज़ाकरात कीजिए, उनकी सुनिए, उनके ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखिए और ये रियासत ही रख सकती है। बट एट द सेम टाइम डॉक्टर गरीदा फारूकी साहिबा, मैं डॉक्टर किसी मकसद के लिए उनके साथ कह रहा हूँ कि उनको लगता है कि हर इस मुल्क के हर दुख, हर मर्ज की दवा उनके पास है, वो लोगों के जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने से बाज नहीं आती बार बार। आज उन्होंने एक ट्वीट किया है, ये लीजिए, मारंग बलोच का महा झूठ बेनकाब कर दिया मैंने। वीडियो और तस्वीर में नजर आने वाला शख्स मारंग बलोच का भाई नासिर बलोच है जो कोयटा बलोचिस्तान में मौजूद है। ये वीडियो आज सुबह की है, कोयटा बोर्ड ऑफिस के करीब की। अपने इसी भाई के बारे में मारंग बलोच साहिबा प्रोपोगेंडा और झूठ फैला रही हैं, ये मिसिंग पर्सन है, जबकि इनका भाई बिल्कुल दुरुस्त हालत में शाश पिशाश बकलम खुद कोयटा बलोचिस्तान में मौजूद है और मेरी इत्तलात के मुताबिक वहाँ एक सरकारी नौकरी करता है और सरकार से तनख्वाह भी लेता है। मारंग बलोच का महा झूठ बेनकाब कर दिया। ये असल कहानी है जो ऐसे लोगों की जो मिसिंग पर्सन के मसले के नाम पर झूठ बोलते हैं। और आगे फर्दर उन्होंने कहा कि जाओ तुम भी नौकरी करो मारंग जाके बलोचिस्तान में अपनी और तनख्वाह लो, ब्ला 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 ब्ला। ये खैर कोई मसले का हल नहीं है, मुझे नहीं पता इसके ऊपर मारंग बलोच साहिबा का अभी रद्द-ए-अमल नहीं आया। आई डोंट थिंक सो कि ये मारंग बलोच साहिबा के भाई हैं, और अगर भाई हैं भी है तो ये बहुत अच्छी खबर है कि कम से कम उनके धरने, उनके वो सिटिंग की वजह से कम एक घर बच गया और एक भाई वापस आ गया। बट अभी इसकी कॉन्फर्मेशन थोड़ी देर तक आएगी। लेकिन गरीदा फारूकी साहिबा जो है, हर चीज़ को जो उनको प्रोपोगेंडा लगता है या उनकी अकल में फिट कर दिया गया, चिप में फिट कर दिया गया, उनको अपने रवैये के ऊपर नज़रसानी की ज़रूरत है। मैं इससे ज़्यादा खुलकर बात नहीं करना चाहता इसके ऊपर, क्योंकि फिर बदतमीज़ी के ज़ुमरे में चली जाती है कि खातून एंकर के बारे में मैं इतना खुल के बात करूँ। लेकिन गरीदा साहिबा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ ऑल आई कैन से। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।